चैप्टर 11 देख रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन है, इसको यूज किया गया ताकि हम ड्रिल कर सकें एक बोर मतलब छेद होता है, बड़ा सा छेद करते हैं जमीन में। अब यहाँ पर स्मॉल बहुत एल्यूमिनियम ब्लॉक में किया जा रहा है। मास जिसका दिया हुआ है 8 केजी। क्या टेम्परेचर राइज हो जाएगा इस ब्लॉक में 2.5 मिनट्स में? ये अज्यूम करना है, ये मानना है आपको कि जो 50% पावर है वो यूज अप हो रही है, यूज की जा रही है हीटिंग में, जो मशीन अपने आप है, या फिर सराउंडिंग्स में पास हो जा रही है। स्पीड जो स्पेसिफिक हीट आपका एल्यूमिनियम का है वो 0.91 दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। पावर आपकी ड्रिलिंग मशीन का 10 किलोवाट है, इसको वाट में बदल लेते हैं। मास एल्यूमिनियम ब्लॉक का दिया हुआ है, इसको ग्राम में बदल लेते हैं। समय आपको 2.5 मिनट दिया हुआ है, इसको हम क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 से मिनट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 150 सेकंड आ जाएगा। हमने इसको सेकंड में बदल लिया। स्पेसिफिक हीट जो आपकी एल्यूमिनियम की है वो भी दी हुई है। अब जो राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है ड्रिलिंग के बाद, हम इसको डेल्टा टी मान लेते हैं। तो जो पूरी एनर्जी ड्रिलिंग मशीन, जो ड्रिलिंग टोटल एनर्जी ड्रिलिंग मशीन की है वो क्या हो जाएगी आपकी? ये आपका पावर इनटू टाइम है ना। क्या होता है? पावर होता है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी निकालनी है या टोटल एनर्जी निकालनी है तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर आपके पास ये है, टाइम आपके पास ये है। तो 150 को 10 की घात 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब टोटल एनर्जी आपके पास यहाँ आ गई। ये भी आपको दिया गया है कि जो 50% है, केवल 50% पावर यूजफुल है। कहने का मतलब ये है कि जो ये वैल्यू आई है इसका केवल 50% ही आपका यूजफुल है। तो इसका 50% कर दीजिए, यही यूजफुल एनर्जी है। तो इसका 50% कर देंगे, मतलब 50/100 कर देंगे तो करीबन 7.5 इंटू 10⁵ आ जाएगा। अब हमारे पास जो बेसिक रिलेशन है वो डेल्टा क्यू इक्वल टू MC डेल्टा टी। इसमें डेल्टा टी आपको निकालना है, डेल्टा क्यू बाय MC हो जाएगा। डेल्टा क्यू आपका ये है 50% करने के बाद। उसके बाद M आपके पास है और C आपके पास है। ये रखें 103 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आएगा, यानी कि 2.5 मिनट्स जो ड्रिलिंग हो रही है उस ब्लॉक में, तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा 103 डिग्री सेंटीग्रेड से। एक कॉपर ब्लॉक है जिसका मास दिया है 2.5 केजी। इसको हीट किया गया एक फर्नेस में, टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसको फिर एक बड़े से आइस ब्लॉक पे रख दिया गया। आपको बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस, कितना अमाउंट ये मेल्ट होगा। स्पेसिफिक हीट कॉपर की इतनी है और हीट जो फ्यूजन ऑफ वाटर की है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वो इतनी है। तो मास कॉपर ब्लॉक का दिया है केजी में, आप ग्राम में बदल लीजिए। राइज जो टेम्परेचर का है वो डेल्टा थीटा जो यहाँ राइज हुआ वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए स्पेसिफिक, और हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर L वो दिया हुआ, वो लिख लीजिए। अब जो मैक्सिमम हीट जो कॉपर ब्लॉक लूज कर सकता है वो है Q इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। M आपके पास है, C आपके पास है, और डेल्टा थीटा आपके पास है। रख लीजिए, Q आ जाएगा इससे। तो Q इतना आ गया। अब अगला जो इसका पार्ट है वो ये है कि मान लिए हम मान के चलते हैं कि M1 ग्राम ये आइस का वो वैल्यू है, अमाउंट है जो मेल्ट हो जाएगा जब कॉपर ब्लॉक को हम रखेंगे आइस ब्लॉक पे। यानी कि जो हीट गेन किया गया, या हीट गेन जो मेल्टेड आइस ने किया, वो Q इक्वल टू M1L। यानी M1 क्या होगा? Q बाय L। Q आपके पास क्या था? ये। L आपके पास क्या है? 300। देखिए आपको 335 यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है। इसको डिवाइड कर दीजिए इसको, संख्या को इस संख्या से, ये करीबन 1.45 केजी आपका ये मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट है बर्फ का मेल्ट होगी वो ये आएगा। एक एक्सपेरिमेंट है स्पेसिफिक हीट मेटल के, इसमें जो 0.20 केजी ब्लॉक मेटल का है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ड्रॉप किया गया एक कॉपर कैलोरीमीटर में। जो वाटर इक्विवेलेंट इसका इतना दिया हुआ है, इसमें 150 सेंटीमीटर क्यूब पानी दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो फाइनल टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी है इस मेटल की। यदि जो हीट लॉसेस है सराउंडिंग को वो नेग्लिजिबल है, तो क्या आपका आंसर ज्यादा होगा, आपका उत्तर ज्यादा होगा या कम होगा? जो एक्चुअल वैल्यू इसकी स्पेसिफिक हटाई है वो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी इस मेटल की?
तो मास दिया हुआ है 0.20 kg, ग्राम में बदल लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर आपको 150 दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, ये भी हम लिख लेते हैं। कैलोरीमीटर उसका जो वाटर इक्विवेलेंट है इसका मास का, वो आपका देखिए 0.025 kg है, इसको ग्राम में बदल लेते हैं। वॉल्यूम जो वाटर का है 150, वो भी दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। मास कितना हो जाएगा वाटर का इस टेम्परेचर पे, क्योंकि मास हमारे पास है, डेंसिटी हमारी एक होती है, मास इंटू डेंसिटी करेंगे, ये वॉल्यूम है और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आएगा। तो 150 ग्राम करीबन मास आ गया। और फॉल क्या होगा टेम्परेचर में मेटल के, देखिए 150 डिग्री था 40 डिग्री हुआ, इसका मतलब T1 माइनस T2 जो टेम्परेचर में चेंज हुआ वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल हमें नहीं पता। हम जानते हैं कि जो हीट लॉस होता है वो हम MC डेल्टा T इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ पानी का और कैलोरीमीटर सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पर दोनों का लेंगे, ये दोनों का मास जोड़ेंगे। देखिए हमने m प्लस m डैश किया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन पहले टेम्परेचर तो देख लेते हैं कितना चेंज हुआ। 40 और 27, 27 से 40 हो, यानी कि 13 डिग्री का चेंज हुआ। तो हीट जितना गेन हुआ उतना ही तो हीट आपका, हीट किसी ने लूज की वही तो किसी ने गेन की, तो हीट लूज जो होगा वही हीट गेन होगा। तो हमने क्या किया कि डेल्टा थीटा m1 इक्वल टू CW डेल्टा T, ये m आपका m है m प्लस m डैश, ये CW डेल्टा T यानी कि हीट जो लूज हुआ, यानी कि ये जो संख्या है इसको हम बराबर कर देंगे इससे, ये जो है हमारे पास m प्लस m डैश, या जो भी आप दोनों को जोड़ के वैल्यू कहें CW डेल्टा T। ये सारे जो चीज़ें हम लिखते हैं ना अपने आप लिखते हैं, बस पहले बता देते हैं क्या चीज़ लिखी हुई है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं, हमको केवल C अवेलेबल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर लिख दी गई है। इसको सॉल्व करिए, 0.43 आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर कोई हीट लूज हो जाती है सराउंडिंग्स को, तो जो वैल्यू है C की वो थोड़ी कम होगी एक्चुअल वैल्यू से। ये ऑब्जर्वेशंस हैं आपके मोलार स्पेसिफिक हीट पे, जो रूम टेम्परेचर है कुछ गैसेस का, कॉमन गैसेस का। अब ये वैल्यूज हैं मोलार स्पेसिफिक हीट CV की। जो मेजर्ड मोलार स्पेसिफिक हीट है इन गैसेस का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो आपको मोन एटॉमिक गैस से अगर कंपेयर करने दो। टिपिकली हम ये देखते हैं कि जो मोलार स्पेसिफिक हीट है मोनो एटॉमिक गैस की वो इतनी होती है। अब आपको डिफरेंस बताना है क्यों, और आपको ये भी बताना है कि आप क्या इससे निकालते हैं, क्या इन्फर करते हैं कि जो समवॉट लार्जर वैल्यू अगर क्लोरीन की देखी जाए, यहाँ पर थोड़ी सी इसकी 6.17 आ रही है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपको इसके बारे में, ये इस टेबल को समझने की कोशिश करिए। तो जो गैस इसमें लिस्टेड है देखिएगा, ये सारी की सारी डायटोमिक है। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर आप देखें कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा इनके पास और भी डिग्रीज है जिसे मोड्स ऑफ मोशन कहते हैं। तो आपको हीट इसमें सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इनका टेम्परेचर बढ़ सके। ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवरेज एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब कौन कौन से मोशन है, अलग अलग मोड्स ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया कि इसमें और भी मोशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और भी है। तो जो मोलार स्पेसिफिक हीट होगी डाई एटोमिक गैसेस की, वो ज्यादा होगी किससे, मोनो एटोमिक गैस कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि ये सारी डाई एटोमिक है, H2 N2 O2 इस तरीके से आता है, N2O CH, ये सारी Cl2 ऐसे करके बनती है। तो यदि केवल रोटेशन मोशन कंसीडर किया जाए तो मोलर स्पेसिफिक हीट डाई एटोमिक की क्या होगी, 5/2R। तो 5/2R, R हम लेंगे 1.98। ओके, तो ये जो वैल्यू आई 4.95। अब 4.95 अगर एक्सेप्शन देखें तो क्लोरीन है, क्योंकि जितने भी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में आ रहे हैं अगर हम इसकी R वैल्यू रखें हर एक गैस की, तो आप देखेंगे 5/2 इंटू 1.98, और इस तरीके से हर एक वैल्यू R लिखते रहे हम मोल के हिसाब से, पर मोल क्या होता है। अब केवल डिसएग्रीमेंट है क्लोरीन का, क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे क्लोरीन के पास वाइब्रेशन मोड होता है मोशन का, क्योंकि रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोड तो है ही है, साथ में क्लोरीन के पास वाइब्रेशनल मोड भी होता है, इसलिए वेरिएशन आता है थोड़ा सा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीटी फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें पीटी फेज डायग्राम देखना है CO2 के साथ। क्या टेम्परेचर और प्रेशर पे जो सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेजेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में, और क्या इफेक्ट होगा जो प्रेशर डिक्रीज का फ्यूजन और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड पे।
क्या क्रिटिकल टेम्परेचर है, प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या इनका सिग्निफिकेंस है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, लिक्विड या गैस है, इन टेम्परेचर मतलब अलग अलग वैल्यू दी हुई है। जैसे -70 डिग्री अंडर एक एटमॉस्फेयर से कम, -60 डिग्री 10 एटमॉस्फेयर से कम, और 15 डिग्री 56 एटमॉस्फेयर से कम। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, जो पहले आप समझिए कि पीटी फेज डायग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होगा। ये पावर है, प्रेशर है, और ये आपका टेम्परेचर है। पावर और टेम्परेचर के का क्या ग्राफ होगा उसको बहुत ध्यान से देखिए। कहाँ पर सॉलिड है, ये कहाँ पर लिक्विड हुआ, कहाँ पर वेपर हुआ। तो ये अलग इसके टेम्परेचर के हिसाब से, ये टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर है, टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर है। अब ये किस किस एरिया में ये सॉलिड हो रहा है, किस जगह पे आपका वेपर है और किस जगह पे ये लिक्विड होगा। तो ये वेरिएशन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जो C है ये ऐसा पॉइंट है जो ट्रिपल पॉइंट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर और प्रेशर इस पॉइंट पे, जो कि आपका अगर यहां से देखिए 5.11 और -56.6 के इंटरसेक्शन पे आ रहा है, यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। जो फ्यूजन और बॉइलिंग पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किसके साथ डिक्रीज हो रहा है, देखिए प्रेशर के साथ डिक्रीज हो रहा है ना। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी देखिए, वो भी कितना आ रहा है, वो भी आपका करीबन 73 अगर एटमॉस्फेयर पे देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है करीबन 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। 31.1 पे टेम्परेचर है, 73 आपका ये है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये क्रिटिकल प्रेशर CO2 का, वो क्रिटिकल प्रेशर हो गया यहाँ पर, ये क्रिटिकल आपका टेम्परेचर हो गया। इसके अलावा अगर ये कंप्रेस हो, एक प्रेशर आपका देखिए मान लीजिए 73 से ज़्यादा प्रेशर हो जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लिक्विफाई नहीं होगी इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं डिस्कशन से कि जो पीटी फेज डायग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि CO2 पहले मैं ये लेता हूँ -70 और 1 एटमॉस्फेयर से कम। तो यहाँ पर CO2 क्या दिख रहा है आपको, ये गैसियस फॉर्म में है। अगर CO2 देखें -60 डिग्री से कम, -60 डिग्री से कम, और मतलब एट -60 डिग्री और 10 एटमॉस्फेयर से कम, तो 10 एटमॉस्फेयर से कम यहाँ करीब आएगा, और -60 पर करीबन -60 यहाँ मान लीजिए, ये क्या आ रहा है आपका, सॉलिड आ रहा है इस जगह पे, इस जगह आ रहा है। इसके अलावा CO2 15 डिग्री में देखिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है आपका, तकरीबन 15 डिग्री, क्योंकि आपकी टेम्परेचर माइनस करते हुए 20, 31, 15 यहाँ पर करीब आ रहा है, ठीक। अब 56 एटमॉस्फेयर से कम लीजिए, 56 से कम, और ये आपका ये पॉइंट है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये लिक्विड इस जगह पे आ रहा है ना, 56 से कम, और ये 15 पे, तो ये इस जगह पे आ रहा है, यानी कि ये आपका लिक्विड है। तो ये पूरे ग्राफ से ही क्लियर हो रहा है कौन सी चीज क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीटी फेज डायग्राम ऑफ CO2। तो अब देखिए कि हमारे पास ये कुछ चीजें आ गई हैं, और CO2 एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर -60 डिग्री इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। कहने का मतलब ये है कि जो मैं पहले समझा देता हूँ आपको, कि हुआ ये है कि पीटी बिल्कुल वही ग्राफ हमने जो अभी डिस्कशन किया उसको आप थोड़ा समझ गए होंगे। थोड़ा सा और चीज़ आगे बढ़ाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कंप्रेस किया गया आइसोथर्मली। अब क्या ये लिक्विड फेज पे चेंज हो जाएगा, क्या ये चला जाएगा लिक्विड फेज में? क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड जो 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे उसको हमने कूल किया रूम टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे, टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होने दिया। आपको डिस्क्राइब भी करना, बताना भी है क्वालिटेटिवली कि जो चेंज हो रहा है इस मास में जो सॉलिड है कार्बन डाइऑक्साइड 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर और टेम्परेचर -65 डिग्री पे, जब उसको हीट किया गया रूम टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीट किया गया एक टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे और कंप्रेस किया गया आइसोथर्मली, क्या चेंज होंगे इसकी प्रॉपर्टी में, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं इसमें? तो इसमें एक एक करके चीजें मैं आपको बताता हूं कि ये अगर किया गया, तो पहला वाला बता रहा हूं, क्या ये किया गया तो क्या ये लिक्विड फेज से चेंज होगा? उत्तर इसका नहीं, ये डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा। जो फ्यूजन है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कहाँ है? वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, जहां पर एक पैरेलल लाइन कट कर रही है फ्यूजन और वेपोराइजेशन कर्व्स को। इसीलिए आप देखिए
कि ये सॉलिड डायरेक्टली बन जाएगा। इसके अलावा ये आइडियल गैस बिहेवियर से निकल गया है जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश अगर करूं तो इस पीटी ग्राफ डायग्राम में जो CO2 है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी कि इस जगह पे और -60 करीबन इस जगह पे -60, इन दोनों को जरा जोड़ दीजिए, मतलब ये कहां पर जाके मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ये लेफ्ट में आ रही है -56.6 यानी कि ट्रिपल पॉइंट सी के इस पॉइंट पे। तो वो कहाँ लाई कर रहा है, वो इस रीजन पे लाई कर रहा है जहां पर वेपरस और सॉलिड है, यानी वेपर और सॉलिड है उस जगह पे लाई कर रहा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंडेंस हो जाएगी सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली, बगैर लिक्विड स्टेट में गए हुए, डायरेक्ट इसमें यहां से यहां चली जाएगी। अब 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर 4, देखिए यहाँ पर है, ये 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ ले रहा हूँ इस जगह पे। एक आइडिया लगाना पड़ेगा आपको, कोई एग्जैक्ट चीजें तो है नहीं यहाँ पर। तो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आ रही है, वो 5.11 के नीचे, इस जगह के नीचे नीचे आ रही है, ट्रिपल पॉइंट सी के नीचे। तो ये किस में लाई कर रही है, वो उस रीजन पे लाई कर रही है। इट लाइज इन दी रीजन ऑफ वेपरस और अगेन फिर वेपरस और सॉलिड फेजेस में आ रही है। वेपर है या सॉलिड है, इसका कारण कि ये कंडेंस हो जाएगी एक सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली, बगैर लिक्विड फेज में जाए हुए। जब टेम्परेचर जो सॉलिड CO2 की हम बात कर रहे हैं, जो टेम्परेचर ऑफ मास ऑफ सॉलिड CO2 जो कि हम 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और -65 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहे हैं, ये इंक्रीज किया गया तो वो चेंज हो जाएगी लिक्विड फेज में और वो जो वेपरस फेज में। इसका मतलब पहले भी जो मैंने आपसे कहा कि एक लाइन पैरेलल जो टेम्परेचर एक्सिस है 10 एटमॉस्फेयर पे, अगर आप यहाँ पर करीब देखें तो अगर आप इस तरीके से 10 में बनाने की कोशिश करें तो जो फ्यूजन और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर ये पैरेलल लाइन कट कर रही है फ्यूजन को और वेपराइजेशन कर्व को। तो यदि CO2 को हीट किया गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे और कंप्रेस किया गया आइसोथर्मली, तो वो कोई भी ट्रांजिशन नहीं दिखाएगी लिक्विड स्टेट में। क्यों? क्योंकि 70 डिग्री थोड़ा सा ज़्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड से, वो वेपर स्टेट में रहेगी, बट जैसी जाएगी, डिपार्ट होगी उसके आइडियल बिहेवियर से, क्योंकि हमने प्रेशर को इंक्रीज किया गया है एज पर द सवाल क्वेश्चन। एक बच्चा है जो रन कर रहा है, जो टेम्परेचर है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, उनको थोड़ी सी क्योंकि थोड़ा सा दवाई देनी पड़ी तो एंटीपायरिन एक मेडिसिन जो फीवर कम करती है वो दिया गया, एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं इसको। और इससे क्या होता है, जो रेट ऑफ एवापोरेशन है, मतलब जो पसीना है उसका रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है। यदि फीवर 98 फ़ारेनहाइट तक आ गया 20 मिनट में, 101 से 98 तक, क्या एवरेज रेट है जो इवापोरेशन हो रहा है, क्योंकि इवापोरेशन से तो टेम्परेचर कम हुआ इस ड्रग के कारण, एंटीपायरिन के कारण। आपको एज्यूम करना है जो इवापोरेशन मैकेनिज्म है ये यही तरीका है जिससे हीट लूज होगा। जो मास है चाइल्ड का वो 30 kg है, जो स्पेसिफिक हीट है ह्यूमन बॉडी की वो बिल्कुल सेम होगी, इसमें मानना है। जो पानी की है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है पानी का, वो करीबन इतना दिया हुआ है इस टेम्परेचर पे। तो इसमें हो क्या रहा है, जो इनिशियल टेम्परेचर है बच्चे का, क्योंकि वो बीमार है, 101 है, फिर वो थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया गया दवाई दे के, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ गया। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, हमने इसको जरा चेंज कर दिया अपने प्रॉपर वैल्यू में, यानी कि हम चाहते हैं कि जरा डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए। अब डेल्टा टी क्या हुआ, हमने 101 से वो 98 पे आया, तो 101 माइनस 98 किया और 5/9 कर दिया ताकि हम ये डिग्री सेंटीग्रेड में ला सकें। तो हमारे पास ये डिफरेंस आ गया डेल्टा टी। जो टाइम लगा 20 मिनट में वो कम हुआ 101 से 98। जो मास दिया है 30 kg चाइल्ड का, ग्राम में बदल लीजिए। जो स्पेसिफिक हीट है ह्यूमन बॉडी की, स्पेसिफिक हीट है वाटर की, वो दोनों बराबर लेने को कहा गया है, मतलब 1000 अगर CGS सिस्टम में लिया जाए तो। जो लेटेंट हीट है वेपराइजेशन की वो भी आपको दिया है 580। अब आप जानते हैं जो हीट लूज है वही आपकी हीट गेन है, या हीट लूज जो की गई चाइल्ड द्वारा वो कितना है, डेल्टा थीटा इक्वल टू MC डेल्टा टी। मास बच्चे का इतना है, डेल्टा टी हम निकाल चुके, और C ये आप वैल्यू 1000 की है, तो ये करीबन इतनी कैलोरी आ गया, कम से कम 50,000 करीबन कैलोरी आ गया। अब मान लीजिए जो M1 है वो मास है वाटर का, जो पानी का इवापोरेट हुआ बॉडी बच्चे के बॉडी से 20 मिनट में, तो जो लॉस हुआ हीट पानी के कारण वो कितना हुआ, डेल्टा 3 इक्वल टू M1 इंटू एल। M1 निकालना है, डेल्टा थीटा पे L कर दीजिए। डेल्टा थीटा हम निकाल चुके, L हमको पता है 580, दोनों को डिवाइड कर दीजिए,
86.2 आएगा। अब जो रेट निकालना है, यानी कि जो एवरेज रेट है एक्स्ट्रा एवापोरेशन का ड्रग का, वो है m1/t। m1 निकल के आया कितना आपका 86.2, और t कितना है टाइम आपका 20, ये 200। जो आपको बताया गया कि भाई मेरा ये जो चेंज हुआ समय के हिसाब से, वो हमको यहाँ पर, क्योंकि ये जो है वो ग्राम है, हम चाहते हैं कि इसका रेट निकले, तो यहाँ पर 86.2 इंटू बाई ये 20 मिनट, अगर आप मिनट में लेना चाहें तो 20 मिनट ले लें, और यहाँ पर इन लोगों को डिवाइड करें, क्योंकि m1/t है, t आपका 20 मिनट है, तो ये इसका करीबन इतनी वैल्यू आ जाएगी इसकी। एक थर्मोकोल आइस बॉक्स है, ये बड़ा चीप और एफिशिएंट तरीका होता है अगर कम कैपेसिटी का आपका कुक फूड है, खास तौर पे समर में। तो एक क्यूबिकल आइस बॉक्स है जिसका साइड 30 सेंटीमीटर है, उसका थिकनेस दिया हुआ है, ये थिकनेस दी हुई है 5.1। यदि 4 kg बर्फ इस बॉक्स में रखी गई, आपको बताना है कि कितना अमाउंट, कितना आइस बचता है 6 घंटे के बाद। जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कोएफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी थर्मोकोल का, वो तकरीबन 0.01 जूल है। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं वो लिख लेते हैं, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्या कौन सी चीज़ दी है, कौन कौन सी चीज़ नहीं दी। तो साइड जो है क्यूबिकल बॉक्स आइस बॉक्स का, वो करीबन 30 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लीजिए। थिकनेस जो आइस बॉक्स का है, लेंथ दिया हुआ है, इसको आप मीटर में बदल लीजिए। मास जो आइस का जो उस आइस बॉक्स में रखा गया है 4 kg, वो यहाँ रख लीजिए। टाइम गैप जो आपका 6 घंटे है, 6 आवर्स दिया हुआ है, इसको जरा करते हैं, एक काम करते हैं, सेकंड्स में बदल लेते हैं। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो 6 × 60 × 60 ये आपका टाइम गैप आ गया। जो बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो कोएफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी का थर्मोकोल का, वो तकरीबन ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ये भी हमने लिख लिया। जो हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर है वो भी हमको दिया हुआ है। तो m डैश ये हम मान लेते हैं टोटल अमाउंट है आइस का जो 6 घंटे में मेल्ट हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू के टी माइनस, अब 0 से शुरू कर रहे हैं इसको, और इंटू t/l। कहने का तात्पर्य, जो वैल्यू हम लोग को जो जो दी हुई है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। सरफेस एरिया जो है वो आपका बॉक्स का वो होता है 6a², क्योंकि बॉक्स आपका क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर s ले लेते हैं, या a ले लीजिए, साइड जो 0.3 है, तो 0.54 आ गया आपका। यहाँ पर जो थीटा है वो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर जो जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। के आपके पास है, ए आपके पास है, के आपके पास है, ए आपने यहाँ पर एरिया निकाल लिया के ए, और उसके बाद जो चीज़ें आपको दी गई हैं 45 डिग्री, इसका 45 डिग्री से पहुंचे आप 0 से, ये आपने रख लिया यहाँ पर। बाकी और जो हमने इसको सेकंड में बदला था, डिवाइडेड बाय आपका ये जो डिनोमिनेटर वाली संख्या है एल, ये भी हमने निकाल लिया था, है ना। तो जो जो चीज़ हमने हमारे पास थी वो हमने यहाँ लिख लिया, हमारे पास थीटा आ गया। अब हम जानते हैं थीटा होता है m डैश एल। m डैश कैसे निकालेंगे, थीटा/l, थीटा आपका ये आ गया, और l आपका है 335 × 10⁻3। ये हमने अभी पिछले पेज में देखा, तो ये सारी चीज आ गई। अब देखिए 4 kg था, इतना चला गया, कितना बचा 3.687। इन दोनों को इसको इससे हटाना पड़ेगा, तभी आपको 6 घंटे में पता चलेगा कि कितने kg बचा। एक ब्रास बॉयलर है, उसका बेस एरिया इतना है, थिकनेस इतना है, ये बॉयल करता है वाटर को, उसका रेट दिया हुआ है 6 kg/मिनट। जब इसको गैस स्टोव में रखा जाए, आपको एस्टिमेट करना है टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम। एक तो टेम्परेचर बताना है जो इस बॉयलर को गर्म कर रही है, थर्मल कंडक्टिविटी ब्रास की इतनी दी हुई है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको वाटर का इतना दिया हुआ है। तो ब्रास, या कहें कि जो बेस एरिया है वो बॉयलर का कितना है 0.15 मीटर स्क्वायर, ये आपको बेस एरिया दिया हुआ है। थिकनेस आपको दिया हुआ है इतना 1 सेंटीमीटर, जो आप 0.01 मीटर आएगा। बॉइलिंग रेट जो वाटर का है R, वो आपका 6 है, और मास जो है वो आपका 6 kg है। टाइम आपका 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, आप देख लीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी 1 मिनट को मैंने 60 सेकंड में बदल लिया है। थर्मल कंडक्टिविटी भी दी हुई है, ये भी हम लिख लेते हैं। जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो भी हमारे पास है। तो जो कितना
क्वांटिटी अमाउंट हीट फ्लो कर रहा है वाटर में, कहाँ से, ब्रास बेस से, जो बॉयलर का ब्रास बेस है वहां से कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पर थीटा आपका KA T1 माइनस T2 बाय L इंटू टी ये हम रखेंगे, और हमारे पास T1 और T2 आपका, ये T1 जो है वो टेम्परेचर है उस फ्लेम का जो कांटेक्ट में है बॉयलर से, T2 है आपका बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो रिक्वायर्ड आपका एनर्जी होगी, हीट होगी वाटर के लिए, वो हमने अभी भी देखा, थीटा इक्वल टू KA T1 माइनस T2 इंटू टी बाई एल, और हम जानते हैं थीटा इक्वल टू एम एल भी होता है। तो इसको और इसको बराबर कर दीजिए, एम एल आपका हो जाएगा KA T1 माइनस T2 इंटू टी बाई एल। तो T1 माइनस T2 निकालना है तो बाकी सब चीज़ों को एक जगह ले आइए। हमारे पास ये सारी वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है, रख दीजिए यहाँ पर, आपका 137.98 ये आपका आ जाएगा 137। तो आप जो टेम्परेचर है पार्ट ऑफ फ्लेम का वो ये टेम्परेचर आएगा, जो भी यहाँ से निकलेगा, तो अगर 137 टू 37 ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू निकलेगी वो आपकी आ जाएगी। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये बॉडी विथ एक बॉडी है जिसकी ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी है, वो पुअर एमिटर होता है। एक ब्रास टम्बलर वो ज्यादा मतलब फील करता है मच ज्यादा कोल्डर जो वुडन ट्रे है उसके हिसाब से, अगर चिली डे में देखें आप। एक ऑप्टिकल, ये अलग अलग हैं सारे, एक ऑप्टिकल पायरोमीटर जिसको हम हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं, कैलिब्रेटेड फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन गिव्स टू लो अ वैल्यू फॉर द टेम्परेचर ऑफ अ रेड हॉट आयरन पीस इन दी ओपन, इसको भी देखेंगे इसको यहाँ से, बट एक करेक्ट वैल्यू देता है टेम्परेचर जब सेम पीस अगर आप फर्नेस पे रखें, अर्थ विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर वुड बी इन हॉस्पिटेबली कोल्ड हीटिंग सिस्टम्स बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ स्टीम आर मोर एफिशिएंट इन वार्मिंग बिल्डिंग देन दोज बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ हॉट वाटर। इसको मैं एक एक करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। पहली चीज़ तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक बॉडी है जिसकी लार्ज रिफ्लेक्टिविटी है, वो पुअर एमिटर है। अब देखिए, जो बॉडी है जिसकी रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा है वो पुअर एब्जॉर्बर है लाइट रेडिएशन का, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। एक पुअर एब्जॉर्बर वो करेगा क्या, वो पुअर एमिटर होगा रेडिएशंस का। तो जो बॉडी है जिसकी ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी होगी वो पुअर एमिटर होगा। ब्रास गुड एमिटर है, मतलब गुड कंडक्टर है, सॉरी, हीट का। तो इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ब्रास के बारे में बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आप टच करेंगे ब्रास टम्बलर को, तो हीट जो कंडक्ट इसमें हुई है आपके बॉडी में, बॉडी क्योंकि आप हाथ से टच कर रहे हैं, हीट फटाफट कंडक्ट हो जाएगी आपके बॉडी में, है ना। अगर ब्रास टम्बलर से आप छुएंगे तो जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कम हो जाएगा एक टेम्परेचर वैल्यू से, तो आपको कूलर लगेगा। वुड जहां तक की बात करें, एक पुअर कंडक्टर है हीट का। तो जब एक आप टच करेंगे वुडन ट्रे को, तो बहुत कम हीट है जो कंडक्ट करेगी वुड से आपकी बॉडी में। इसका मतलब केवल बहुत कम ड्रॉप होगा आपके जो बॉडी है उसके टेम्परेचर का, तो आपको लगेगा कि ये तो ज्यादा कूल नहीं है। इसीलिए जो ब्रास टम्बलर है वो ज्यादा कोल्डर आपको लगता है बनिस्बत के आपके वुडन ट्रे को। इसलिए ठंडी जगहों में जो घर बनते हैं वो अंदर से लकड़ी के होते हैं, लकड़ियों की चीजें लगाई जाती हैं। अब जो अगला है उसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। पहले एक ऑप्टिकल पायरोमीटर, जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, इसको कैलिब्रेट किया गया या किसी आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए वो बहुत कम, या कहें टू लो, जैसे टेम्परेचर आप कहें अगर रेड हॉट आयरन से इसको मैच कराएं तो उससे बड़ा कम टेम्परेचर आपको मिलता है। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इक्वेशन है वो कैसे होती है, इक्वल टू सिग्मा T⁴ माइनस T0, यानी कि इनिशियल, जिसे कह सकते हैं ओ ओपन स्पेस, या होता है आपका ऑप्टिकल पैरामीटर। तो E होता है एनर्जी रेडिएशन, ये होता है सिग्मा जो कि कांस्टेंट वैल्यू है T⁴ माइनस T⁴O, ये क्या क्या है बता देता हूँ। ये E है आपका एनर्जी रेडिएशन, T इसमें जो है टेम्परेचर है ऑप्टिकल पैरामीटर का, और TO जो है या फिर आप कहें ओपन स्पेस का टेम्परेचर है, सिग्मा आपका कांस्टेंट है। तो जो इंक्रीज है टेम्परेचर का इस ओपन स्पेस में वो रिड्यूस होता है, वो या ये कहें कि ओपन, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज की बात कर रहे हैं ओपन स्पेस का, वो क्या करेगा, वो रेडिएशन एनर्जी को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो जब वही पीस जो आयरन का है उसको आप फर्नेस पे रखेंगे तो रेडिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल टू सिग्मा T⁴, बिकॉज ओपन स्पेस नहीं है।
तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो अर्थ, अच्छा ये इसको समझिए, पहले मैं इसको सवाल पढ़ लेता हूं। अर्थ, अब देखिए इनहॉस्पिटेबल यानी कहने का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहां पर आप रह नहीं सकते। तो हमारे पास हीटिंग सिस्टम की बात सवाल है, ये सर्कुलेशन यहां पर हो रहा है आपकी हीटिंग का, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो अर्थ हमारा बिल्कुल ऐसा कोल्ड हो जाएगा जिसमें हम जी नहीं सकते। यदि एटमॉस्फेयर गैस नहीं है तो हमारी हीट ट्रैप नहीं हो पाएगी। होता क्या है, यहां से हमारी हीट आती है और हमारी जो जिससे हम व्यथित है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी हो गई, वो हीट को रोकती है एक्चुअली जाने से। ज्यादा हीट रोक देगी तो दिक्कत है, तो इसका भी एक लेवल होना चाहिए। तो हमारे पास एक हीट ट्रैप हो जाती है, ये गैसेस जिसे हम ऐसे गैसेस कहते हैं जो हीट को बनाए रखती हैं, रोक लेती हैं। तो ये हीट जो है वो रेडिएट हो जाती है अर्थ सरफेस पे, वापस आ जाती है। तो हीटिंग सिस्टम ये जो इस पे बेस्ड हो सर्कुलेशन ऑफ स्टीम के, वो ज्यादा एफिशिएंट है वार्म करने के लिए एक बिल्डिंग को, बनिस्बत की जो सर्कुलेशन हो हॉट वाटर का। ध्यान रखिएगा, स्टीम को सर्कुलेट करें ना कि हॉट वाटर को सर्कुलेट करें। क्यों? क्योंकि स्टीम में सरप्लस हीट होती है, क्योंकि स्टीम के अंदर एक लेटेंट हीट होती है जो करीबन 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो ये आपके उस पार्ट का उत्तर हुआ। एक बॉडी कूल होती है 80 डिग्री से 50 डिग्री 5 मिनट में। आपको बताना है टाइम कितना वो लेगी ताकि 60 डिग्री से 30 डिग्री इसको कूल किया जा सके। तो टेम्परेचर है सराउंडिंग का आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज है -dk/dt वो k t - to है। इसमें क्या है मैं बताता हूँ एक एक करके। पहले तो आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर k dt, इस dt को इधर ला रहा हूँ, k dt, बाकी इसको नीचे ले जा रहा हूँ। यहाँ पर जो T आप देख पा रहे हैं ये आपका टेम्परेचर है बॉडी का। इसमें TO जो आप देख पा रहे हैं वो आपका T0 20 डिग्री जो टेम्परेचर सराउंडिंग का है, ओपन स्पेस बाहर का 20 डिग्री है। K आपका कांस्टेंट है। जो टेम्परेचर है बॉडी का वो फॉल हो रहा है 80 डिग्री से लेकर 50 डिग्री। टाइम है आपका 5 मिनट, 5 मिनट को बदल देते हैं सेकंड में, 300 सेकंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। अगर हम क्या करेंगे कि दोनों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड को, तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, एक को 50 से 80 ले जाएंगे, एक को 0 से 300 ले जाएंगे। तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैल्यूज भी रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ से k मिलेगा। आई होप दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। k आपको मिल जाएगा। अब जो टेम्परेचर फॉल हो रहा है 60 डिग्री से 30 डिग्री, टाइम आप मान रहे हैं t, तो यही जो सिनेरियो है ये कैसे बनेगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। हमको बेसिक चीज ये आ गया, हमको के ये वाला जो केस है इसमें, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है, जैसे क्योंकि यहाँ पर टी और के इस तरीके से रख सकते हैं, ये टी है, ये टी है, ये के है, यहाँ पर यहाँ ले जाए तो यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर के आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम टी और के को वेरिएट करें, हमको 60 डिग्री से लेकर 30 डिग्री में ले जाना है, यही फॉर्मूला दोबारा लगाना है, यही चीज हम दोबारा रखेंगे 60 और 20, और ये आपका 30 से 20, और साथ में ये आपकी, क्योंकि हम के ऑलरेडी निकाल चुके हैं, के को हम ये वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको इस थर्ड और 2 ये के आया, इस वाले को भी हम के इक्विवेलेंट करेंगे। मतलब यहाँ जो इक्वेशन है इसमें भी के निकालेंगे। एक बार हमने क्या किया 80 से 50 के लिए किया, एक बार हमने क्या किया इसी चीज को किया किसके लिए, 60 से 30 के लिए, सेम चीज किया 60 से 30 के लिए, और दोनों में के निकाला, दोनों में के को इक्वेट कर दिया। जैसे इक्वेट किया, एक जगह तो हमें पता है, टी हमें पता नहीं है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास टी आ गया 300 × 2 600 सेकंड। अब चाहे तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास 10 मिनट आ जाएगा। यानी कि टाइम जो लिया गया 60 से 30 डिग्री करने पर वो 10 मिनट है। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। बस एक चीज बताना चाहूंगा कि जो फॉर्मूले हैं, जो थ्योरी में फॉर्मूले दिए गए हैं, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।